हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पर्यावरण पर्यवेक्षक तथा लैब असिस्टेंट के लिए साइंस के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न फॉरेस्टर के एग्जाम में पूछे गए थे और इन सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन आर्सेनिक। आर्सेनिक में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी तो कंफ्यूजिंग टर्म्स है जिनमें आप कंफ्यूज होते रहते होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कोई एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, उसका जो लास्ट कक्षा है, लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। और वैलेंसी क्या होता है, किसी तत्व की वैलेंसी यानी कि उसको अपने लास्ट कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए उसको बोलते हैं वैलेंसी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 3 होता है। तो जो इसका लास्ट कक्षा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इस 3, ये जो 3 है इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्षा में जो इसके इलेक्ट्रॉन है, इसी को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, अब इसको अपनी लास्ट कक्षा को पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 5 चाहिए। लेकिन इसको कोई 5 देगा नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो इसकी कक्षा 2 ही बचेगी और जो इसकी लास्ट कक्षा होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है। तो वैलेंसी यानी कि लास्ट कक्षा को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये डोनेट कर देता है जो जितने इलेक्ट्रॉन, ताकि जो लास्ट कक्षा है इसकी ये पूरी हो जाए। ओके, तो इसको वैलेंसी बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन था हमारा, आर्सेनिक में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आर्सेनिक में होते हैं 5। अब जो ये क्वेश्चन है ये है हमारा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से, अर्धचालक वाले चैप्टर से। तो अर्धचालक को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे होते हैं जिनकी प्रतिरोधकता चालक यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर कुचालक के मध्य होती है, इन दोनों के बीच होती है, उनको बोलते हैं अर्धचालक या सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोलते हैं निज या फिर नैज अर्धचालक, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बोलते हैं अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। पहले देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या फिर निज अर्धचालक वो होते हैं जो प्योर होते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के। जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज़ करते हैं हम सेमीकंडक्टर बनाने में। ओके, तो यानी शुद्ध जर्मेनियम लिया हमने या फिर शुद्ध सिलिकॉन लिया, उसमें हमने कोई डोपिंग नहीं की, डोपिंग मतलब उसमें कोई अशुद्धि नहीं मिलाई, तो वो क्या हो गया हमारा इंट्रिंसिक यानी कि निज या फिर नैज अर्धचालक। ओके, अगर हम इसी में यानी कि जर्मेनियम लिया या फिर सिलिकॉन लिया, इसमें हमने कोई तत्व मिला दिया, उसमें डोपिंग कर दी। ओके, डोपिंग मतलब कि कोई दूसरा तत्व मिला दिया, दूसरा तत्व जैसे कि फास्फोरस, आर्सेनिक, गैलियम कुछ मिला दिया, उसमें डोपिंग कर दी, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक या फिर अशुद्ध या फिर बाह्य अर्धचालक बन जाएगा। अब जो एक्सट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ओके, एन टाइप और पी टाइप को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है जिनसे सेमीकंडक्टर बनता है, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है इनकी वैलेंसी। ओके, जर्मेनियम और सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। ओके, अब देखिए एन टाइप कैसे बनेगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर तब बनता है जब हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। पेंटावेलेंट यानी वे तत्व जिनकी संयोजकता कितनी होती है, 5 होती है। जैसे कि फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया। आर्सेनिक हमने अभी देखा कि आर्सेनिक के लास्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, तो ये क्या हो गया पेंटावेलेंट। ऐसे ही फास्फोरस होता है, ऐसे एंटीमनी होता है, ये सब क्या हो गया, ये हो गया पेंटावेलेंट। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि पेंटावेलेंट कौन है, ट्राइवेलेंट कौन है। तो हमें एन टाइप बनाना है तो क्या करेंगे, जर्मेनियम लेंगे या फिर सिलिकॉन लेंगे, उसमें क्या मिला देंगे, पेंटावेलेंट तत्व मिला देंगे। पेंटावेलेंट तत्व कौन से होते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी। तो देखिए क्या होता है, जैसे जर्मेनियम लिया। ओके, अब जर्मेनियम में कितनी संयोजकता है, 4 है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास पहले। ओके, अब हमने पेंटावेलेंट मिलाया, पेंटावेलेंट जैसे हमने आर्सेनिक मिलाया, 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, 4 तो ये नहीं दे देगा, 1 2 3 4। अब 1 इलेक्ट्रॉन है जो, वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब जो ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा, यानी इसी की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसी की वजह से सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो होगा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक, ऐसे समझिए। ये 4 है और ये 5 है, 5 मिलाएंगे तो 4 में अगर हम 5 मिलाएंगे तो 1 एक्स्ट्रा आ गया। अब ये एक्स्ट्रा क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन टाइप हो गया सेमीकंडक्टर।
ओके, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कौन से होते हैं, गैलियम हो गया, बोरोन हो गया, इंडियम हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया। ओके, एल्युमिनियम मैंने आपको भी बताया कि 3 होते हैं, लास्ट की कक्षा में इसमें कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ट्राइवेलेंट हो गया। फिर से हम लेते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम लिया हमने। ओके, जर्मेनियम की कितनी होती है, 4 होती है, 4 इलेक्ट्रॉन बना दिया हमने। अब जैसे मैंने एल्युमिनियम डाला इसमें, तो एल्युमिनियम के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, 3 बना लेगा इसके साथ, 1 2 3। अब एक जो ये है ये होल बन जाएगा, मतलब इसको एक चाहिए था लेकिन इसे नहीं मिल पाया। ओके, एक चाहिए था इसको लेकिन एक नहीं मिल पाया, तो ये क्या बन जाएगा, ये होल बन जाएगा। और होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो एक एक्स्ट्रा बच गया, इसकी वजह से क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो यानी जो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें करंट कैसे फ्लो होता है, होल की वजह से। और होल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नोवेल गैस इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द एक्टिव चारकोल इवन एट लो टेम्परेचर। कौन सी उत्कृष्ट गैस सक्रिय चारकोल द्वारा कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं होती है। ओके, तो पीरियोडिक टेबल देखें तो ग्रुप 18 में हमें नोबेल गैस मिलते हैं या क्रिया गैस मिलते हैं। ये कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये सब आपको याद होने चाहिए, 6 के 6। ओके, तो देखिए जो हीलियम होता है, हीलियम क्या होता है, ये चारकोल द्वारा कम ताप पर भी अवशोषित नहीं हो पाता। ऐसा क्यों नहीं हो पाता, देखिए ये वाली लाइन है, इसको पढ़ते हैं। हीलियम इज यूज्ड एज अ कंपाउंड ऑफ ब्रीथिंग गैसेज टू रिप्लेस नाइट्रोजन ड्यू टू इट्स लो सॉल्युबिलिटी। जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है ना हीलियम की, बहुत ज़्यादा कम होती है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है फ्लूइड में, वजह से चारकोल द्वारा भी कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसलिए चारकोल भी इसको अवशोषित नहीं कर पाता है। अब देखिए नीचे मैंने कुछ नोवेल गैसेस के यूज़ लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। जैसे कि पहला है कि हीलियम को हम, जैसे गोताखोरी होता है, समुद्र में जाते हैं गोताखोरी, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सा गैस मिलाते हैं, हीलियम मिलाते हैं। ओके, नाइट्रोजन नहीं मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, हीलियम। ओके, आर्गन मिक्सड विद नाइट्रोजन, और इसका यूज़ हम कहाँ पे लेते हैं, लाइट बल्ब में लेते हैं। जो लाइट बल्ब होता है उसमें हम क्या मिलाते हैं, आर्गन मिलाते हैं नाइट्रोजन के साथ। ओके, जिनॉन इज कॉमनली यूज इन जिनॉन आर्क लैम्प। जिनॉन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जिनॉन आर्क लैम्प बनाने में करते हैं। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। रेडॉन विच इज़ अ हाईली रेडियो एक्टिव। जो रेडॉन होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ओके, तो ये भी पूछा जा सकता है कौन सा नोवेल गैस रेडियो एक्टिव है, तो रेडॉन है जो रेडियो एक्टिव है। ओके, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, रेडियोथेरेपी में करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जिनॉन। जिनॉन इज यूज्ड एन एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक किसे बोलते हैं, जो बेहोश करने के काम आते हैं, जैसे कि N2O हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, इससे हम बेहोश कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन करना होता है किसी पेशेंट का, तो हम उसको पहले क्या कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, एनेस्थेटिक देते हैं उसको पहले। तो जिनॉन का यूज़ भी हम एनेस्थेटिक की तरह कर सकते हैं। ओके, जिनॉन का यूज़ हम एनेस्थेटिक के रूप में क्यों करते हैं, क्योंकि ये हाई सॉल्युबिलिटी होती है इसकी लिपिड में। लिपिड अगर पूछा जाए कि लिपिड में सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, तो जिनॉन की होती है। ओके, तो ये हो गया नोबेल गैसों से रिलेटेड कुछ फैक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से हरे सवाल का उदाहरण कौन सा है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी पूछा गया है, तो क्लेमाइडोमोनास जो होता है, क्लेमाइडोमोनास ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ मैं। देखिए जो एल्गी का डिवीजन है ये GM स्मिथ के द्वारा किया गया था, GM स्मिथ के द्वारा, ये आपको नोट करना है। ये पूछा जा सकता है कि एल्गी का डिवीजन किसके द्वारा किया गया था, तो GM स्मिथ के द्वारा किया गया था। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्लोरोफाइटा होता है, क्लोरोफाइटा क्या होंगे, ग्रीन होंगे, हरे कलर के होंगे। फियोफाइटा, फियोफाइटा कैसे होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं। जो ये जो लेमिनेरिया, डिक्टियोटा और एक्टोकार्पस है, ये सब क्या है, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी यानी कि फियोफाइटा डिवीजन के अंदर रहते हैं। एरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, जो क्राइसोफाइटा होता है इसमें आता है डायएटम। ये भी क्वेश्चन अभी जब आगे की सीरीज आएगी तो उसमें आएगा। ये डायएटम किस में आता है, क्राइसोफाइटा में। ओके, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा कैसा होता है, रेड होता है। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं, आर्ट से रोडोफाइटा, आर्ट से रेड। ओके, फिर आता है हमारा लास्ट है यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा कैसे होता है, यूग्लिनोइड होता है। कैसा होता है ये, यूग्लिनोइड होता है। ओके, तो ये जो चार्ट है ये आपको याद करना है। याद क्या करना है, इसको रटना है। ओके, अगर आपने इसको रट लिया तो 1 नंबर आपके बन सकते हैं एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन में ग्रीन एल्गी पूछा गया था। ग्रीन एल्गी क्या है, क्लेमाइडोमोनास। और इसके अतिरिक्त अगर मैं ग्रीन एल्गी के और एग्जाम्पल बताऊँ तो हो गया कारा, कारा हो गया, और यूलोथ्रिक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स, और एक हो गया स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा ये भी क्या हो गया, गायरा।
ये भी क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्रीन एल्गी। ओके, और ऑप्शन देखिए जैसे यहाँ पे है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया देखिए जो आयोडीन हम प्राप्त करते हैं, नमक वाला आयोडीन, वो हम लेमिनेरिया एल्गी से ही प्राप्त करते हैं। ओके, क्वेश्चन बने कि आयोडीन हम किस एल्गी से प्राप्त करते हैं, तो लेमिनेरिया से करते हैं। और ये सारे के सारे कौन से, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी अभिक्रिया है जिसमें कई हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन देख लेते हैं दोनों। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, देखिए न्यूक्लियर फिजन ये होता है जब हम किसी भारी नाभिक को, भारी नाभिक लिया हमने, जैसे कि प्लूटोनियम लिया या फिर यूरेनियम लिया, इसको लिया और इस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाता है, छोटे हल्के नाभिक में टूट जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ओके, भारी नाभिक पे हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, इससे ये हल्की नाभिक में टूट जाता है और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं या फिर विखंडन बोलते हैं। और फ्यूजन में देखिए, फ्यूजन में क्या होता है, हल्के नाभिक जुड़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के क्या बन जाएंगे, हीलियम बन जाएंगे। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बन जाएंगे। ये वाली प्रक्रिया कहाँ पे होती है, सूर्य में होती है, सन में होती है। और क्या निकलती है, इससे एनर्जी निकलती है। ओके, एनर्जी दोनों में निकलेगी, दोनों में एनर्जी निकलती है, ठीक है, फ्यूजन में और फ्यूजन में, दोनों में। अब अगर पूछा जाए कि ये फ्यूजन कहाँ पे होती है और फ्यूजन कहाँ पे, तो फ्यूजन यानी कि संलयन सूर्य में होती है और परमाणु बम में होती है, एटॉमिक बम में होती है। ये फ्यूजन की प्रक्रिया एटॉमिक बम में और सूर्य में होती है। फिजन पूछा जाए, फिजन की प्रक्रिया कहाँ पे होती है, तो फिजन होते हैं हमारे जो रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में। और जो हमारा हाइड्रोजन बम होता है, हाइड्रोजन बम यहाँ पे होता है। ओके, अब देखिए अगर पूछा जाए एटम बम और हाइड्रोजन बम इन दोनों में से खतरनाक कौन सा है, तो इसमें से खतरनाक कौन होता है, हाइड्रोजन बम होता है। ओके, हाइड्रोजन बम इसमें क्या है, खतरनाक होता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नाइट्रोजन यौगिक नहीं है, नाइट्रोजन कंपाउंड नहीं है, इनमें से देखते हैं। पहला ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए, आरएनए। ओके, इसमें तो होता ही है, देखिए डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन यौगिक तो होता ही है। ओके, प्रोटीन देखिए, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड के चेन होते हैं। और अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, अमीनो एसिड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है RCHNH2COOH। ओके, तो N है यहाँ पे, यानी कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड है। ओके, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CH4N2O, तो इसमें भी नाइट्रोजन है। ओके, अब एक है ऑप्शन ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, C6H12O6 होता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है, तो यही क्या है, इसमें नाइट्रोजन यौगिक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, तो देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर यानी कि अदिश राशि और वेक्टर यानी कि सदिश राशि। ओके, जो अदिश राशि होती है यानी कि स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि परिमाण होती है, इसमें दिशा नहीं होती है। ओके, और जो सदिश राशि होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। फॉर एग्जांपल दूरी, डिस्टेंस क्या है, एक अदिश राशि है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक सदिश राशि है। ओके, स्पीड क्या है, एक अदिश राशि है, लेकिन वेलोसिटी एक सदिश राशि है। इसी प्रकार ये टेबल दे रखा है, इस टेबल को आपको याद करना है। ऐसे तो बहुत सारे अदिश और सदिश है, लेकिन ये जो टेबल है ये बेसिक्स हैं, ये इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, इतना आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन था कि कौन सा सदिश है, तो टाइम तो होता नहीं है सदिश, डिस्टेंस भी नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड भी नहीं होता, मोमेंटम होता है। ओके, मोमेंटम क्या है, एक सदिश राशि है। देखिए मोमेंटम क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधों में खाद्य पदार्थ के परिवहन में मदद करता है। ओके, जो प्लांट टिश्यू होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। प्लांट टिश्यू को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वे होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं खुद को, और परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो डिवाइड नहीं कर पाते हैं खुद को। ओके, अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन प्रकार होते हैं, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो इनकी लोकेशन पूछी जाती है। एपिकल क्या होता है, टॉप पे होता है, ये हाइट बढ़ाता है प्लांट की। ओके, इंटरकैलरी क्या होता है, दो नोड के बीच में होता है, या फिर जहाँ से नया तना निकलता है वहाँ पे होता है ये इंटरकैलरी। और जो लेटरल होता है, ये तने की मोटाई को बढ़ाता है, जो उसका रेडियस होता है, व्यास होता है, उसको कौन बढ़ाता है, लेटरल। ओके, और परमानेंट टिश्यू, इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये सब मैंने आपको करवाया हुआ है 9th क्लास में। ओके,
जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की। इसमें मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज वीडियो में बहुत अच्छे से कराया है। तो अगर आपको इसे डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखिए, दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है? जल का संवहन करना, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पौधे में। फ्लोएम क्या करता है? देखिए, ज से जाइलम और ज से जल, यानी जाइलम जल को ले जाता है, और फ्लोएम यानी कि फ से फ्लोएम और फ से फूड, ये क्या करता है? फूड को लेके जाता है, यानी कि खाने को लेके जाता है। कौन? फ्लोएम। तो क्वेश्चन में था कि कौन सा खाद्य पदार्थों को यानी कि फूड को कौन सप्लाई करता है? तो फ्लोएम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पदों के साथ एक नाम प्रदान करने की प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं द्विनाम पद्धति या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में पहला वाला जो टर्म होता है वो क्या होता है? जीनस। दूसरा क्या होता है? स्पीसीज। जैसे कि मेंढक है, मेंढक का नाम क्या होता है? राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना, तो जो पहला वाला ये क्या हो गया? इसका जीनस। दूसरा वाला क्या हो गया? ये हो गया स्पीसीज। और इसके ऊपर एक अंडर लाइन खींच देते हैं, ठीक है? इसके ऊपर, दोनों के ऊपर, जीनस और स्पीसीज के ऊपर लाइन खींच देते हैं। इसी को हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये किसके द्वारा दिया गया था? तो 1753 में लीनियस के द्वारा दिया गया था। ये सब मैंने आपको कहाँ करवाया है? तो 9th की जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसमें करवाया हुआ है। ओके, 9th की साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विस्थापन में परिवर्तन को उन समय अंतरालों द्वारा विभाजित किया जाता है जिसमें विस्थापन हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? पहले विस्थापन D2 था, फिर अब क्या हो गया? D1 हो गया। ओके, और T से इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि विस्थापन बटे दूरी। और ये क्या होता है आपका? विस्थापन बटे दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये क्या होता है? हमारा वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे D2 माइनस D1 यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। ओके, और एवरेज स्पीड क्या होता है? स्पीड सिर्फ अगर ये पूछा जाता है कि डिस्टेंस, जब अगर सिर्फ डिस्टेंस की बात होती है, यहाँ पे विस्थापन नहीं, सिर्फ डिस्टेंस यानी कि दूरी की बात होती है, तो इसका आंसर होता है एवरेज स्पीड। पर यहाँ पे विस्थापन की बात होती है, और विस्थापन बटे समय हमें पता है क्या होता है? वेलोसिटी होता है, इसलिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का आणविक सूत्र क्या है? तो चीनी का आणविक सूत्र तो C12H22O11 ये होता है। ओके, इसके साथ साथ आपको इसमें मिलान करना है। ओके, C2H5OH ये किसका होता है? एथेनॉल का होता है। ओके, CH3CHO ये क्या होता है? फिनॉल होता है। C6H5OH ये क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड होता है। ओके, एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से फाइलेरिया का कारक जीव कौन सा होता है? फाइलेरिया का कारक जीव कौन सा होता है? वुचेरिया होता है। ओके, और टेपवर्म दे रखा है यहाँ पे। टेपवर्म आपको बताना है कि टेपवर्म कहाँ पे पाया जाता है, मानव शरीर के किस पार्ट में टेपवर्म पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का संरक्षण नियम किसने विकसित किया था? तो न्यूटन ने किया था विकसित। जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है, F=ma बनता है, जिससे वो संवेग संरक्षण के नियम से ही बनता है। ओके, और ये आपको पता करना है कि कैसे होता है, संवेग संरक्षण को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो जो नीचे 9th क्लास की प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं आप। देखिए, अगर आपको अपना बेसिक सही करना है तो जो 9th क्लास की NCERT है उसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हो खुद से, तो मैंने पढ़ा रखा है उसे, आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का भी बेसिक आपको क्लियर करना है। 9th क्लास की प्लेलिस्ट है, उसमें मोशन वाला जो चैप्टर है, मोशन वाला चैप्टर, उसे आपको खोल के देखना है, आपको पता चल जाएगा। मैंने उसमें जो न्यूटन है उनके तीनों नियम को बता रखा है, और संवेग संरक्षण का नियम कैसे प्रूफ होता है वो भी बता रखा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की परतों द्वारा आपस में जुड़ी थी। जो परतें होती है वो आपस में किस बल द्वारा जुड़ी थी? तो यहाँ पे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं कि वंडर वॉल फोर्स होता है और कोवेलेंट फोर्स होता है, इन दोनों में लड़ते रहते हैं। तो आपको क्लियर कर देता हूँ मैं एक चीज़। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे कि दो कार्बन एटम के बीच, यानी कार्बन और कार्बन, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कौन सा बंध होता है, तब आपका आंसर होगा कि सहसंयोजक बंध, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच। और जैसे देखिए, कार्बन 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 ऐसे जुड़ गए, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगा, ऐसी लेयर बन जाएगा। तो दो लेयर, इन दो लेयर के बीच कौन सा बल काम करता है? तो वो होता है वंडर वॉल फोर्स। अगर पूछा जाए कि लेयर के बीच, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि परतें यानी कि लेयर के बीच कौन सा लेयर जो है वो आपस में कौन से बल द्वारा जुड़ी रहती है? तो वंडर वॉल फोर्स द्वारा। ओके, और जबकि अगर ये पूछा जाता है कि कार्बन कार्बन कैसे जुड़े रहते हैं, तो वो जुड़े रहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है। ओके, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में दूरी कितनी होती है? 0.14, और दो लेयर के बीच में दूरी कितनी होती है? 0.34। ये पूछा जा सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में। ओके, तो इसे भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर रक्त में एक विषैला पदार्थ कौन बनाता है। तो हीमोग्लोबिन यानी कि Hb के साथ CO मिल जाता है और क्या बन जाता है, CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मिल जाता है और क्या बना देता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि क्या करता है, हमारा जो रक्त है उसका थक्का बना देता है, इससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए कहा जाता है कि सर्दियों में रात को बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर हम बंद कमरे में अंगीठी जला के सोएंगे तो उस कमरे में क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा तो उसे हम इनहेल कर लेंगे, यानी उसको श्वसित कर लेंगे, तो जिससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा हमारे बॉडी में, और ये क्या होता है, एक विषैला पदार्थ होता है जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से निर्मित प्रतिबिंब की दूरी क्या है यदि कोई वस्तु मुख्य अक्ष से 15 सेंटीमीटर लंबवत रखी गई है। ओके, तो देख लेते हैं इसको, इजी क्वेश्चन है। एफ देखिए, एफ दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में एफ क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस रखेंगे। कोई वस्तु रखी गई यानी यू दे रखा है हमें 15 सेंटीमीटर पर, और यू को हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ओके, और लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है फॉर्मूला, बीच में माइनस होता है। ओके, सारी वैल्यू रख देते हैं, 1/10, 1/v हमें निकालना है, माइनस 1/-15। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। इसको उधर ले चलते हैं तो ये हो जाएगा 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 माइनस 1/15। ओके, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, 30 3 माइनस 2 यानी 1/30, 1/v की वैल्यू क्या आ गई, 1/30, इसको पलट देंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ओके, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण के समान द्रव्य गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है। जब कोई, देखिए, जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है, ये सरफेस है, इस पर कोई ठोस है, सॉलिड गतिमान होता है, उस पर क्या लगेगा, घर्षण, तो इसी के समान द्रव गति का विरोध करती है, जो द्रव होती है, लिक्विड होती है, वो गति का विरोध करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाली वीडियो में अच्छे से, विस्कोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्ष में बने रहने तथा कक्ष से अलग ना होने के लिए एक पिंड जो न्यूनतम वेग बनाए रखना चाहिए उसको क्या कहते हैं। यानी कि जैसे कि अर्थ है हमारी, ये सूर्य हो गया, सन हो गया, सन के चारों तरफ ऑर्बिट में ग्रह क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक। तो जैसे कि अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी को अपने कक्ष में बने रहने के लिए एक न्यूनतम क्या चाहिए, उसको वेग चाहिए, न्यूनतम वेलोसिटी चाहिए, जिसकी वजह से वो इसमें बना रहे, वरना यहाँ से ये उधर भी हो सकता है, दूसरे कक्ष में चल सकता है, या फिर इधर सन की तरफ आ सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूनतम को, मिनिमम वेलोसिटी को, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्योंकि इसे अपने कक्ष में रहना है। ओके, और इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसका होता है और v इज इक्वल टू, यानी कि ऑर्बिट जो वेग होता है उसका, v इज इक्वल टू √g/m/r। ओके, m क्या है यहाँ पे, मास है प्लैनेट का, r क्या है, रेडियस है प्लैनेट की। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ करना है, बिल्कुल याद रखना है ये फॉर्मूला, v इज इक्वल टू √g/m/r। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोध संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो क्या होता है, r इज इक्वल टू R1 + R2 + R3, श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, 1/r + 1/r2। ओके, तो 4 + 5 + 6, 6 4 10 5 15, तो इसका आंसर क्या हो गया, 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा कार्बनिक प्रदूषक है जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाता है। तो ये अभी हमने पीछे देखा, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। ओके, कि कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हीमोग्लोबिन से बॉन्ड बनाता है। ओके, तो हमने अभी पीछे भी डिस्कस किया कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेता है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, ये एक विषैला पदार्थ होता है, ब्लड की क्लॉटिंग कर देता है, थक्का बनाता है, और इससे इंसान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके ऑप्शन में ना हो और CO2 हो तो CO2 के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि CO2 भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ओके, लेकिन ये विषैला नहीं होता है, ये विषैला नहीं होता है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कौन सा होता है, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन हमारे जितने भी टिश्यू है उन तक पहुंचता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के, ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक कंपाउंड बनता है, इससे हमारे जितने टिश्यू है उनके पास ऑक्सीजन पहुंचता है, फिर वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है वो बनता है हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। ओके,
COH तब भी हमारा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन ये विषैला नहीं होता है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है वो विषैला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। भू-स्थिर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर संचारित होते हैं, कितनी ऊंचाई पे होते हैं? तो ये बता देता हूँ मैं आपको। पृथ्वी पे 3 प्रकार की ऑर्बिट्स होते हैं, एक होता है LEO, एक होता है MEO और एक होता है GEO। LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, इसकी जो ऊंचाई होती है 1000 तक होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है 1000 तक होती है। ओके, और जो MEO होता है इसकी ऊंचाई होती है 10,000 तक। ओके, और जो GEO है यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, ये कहाँ होती है? 35,768 किलोमीटर तक होती है। अब यदि हम किसी सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में भेजेंगे, GEO यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, तो वो एक चक्कर कितने घंटे में लगाएगी? तो 24 घंटे में लगाएगी, यानी अर्थ के साथ साथ ही घूमेगी। ओके, यानी ये एक ही जगह पे मूव करके रखी। जैसे हमने इंडिया से छोड़ा, यहाँ पे मान के चलिए इंडिया है और इंडिया के ऊपर ही छोड़ दिया, तो ये हमेशा इंडिया के ऊपर ही बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी के साथ साथ घूमेगी। और अगर हम LEO में भेजें तो ये कितना 12 घंटे में लगाती है एक चक्कर, यानी ये एक दिन में 2 चक्कर लगाती है। यहाँ पे अगर किसी सैटेलाइट को भेजेंगे हम तो वो एक दिन में 2 चक्कर लगाती है, और जबकि हम अगर जियो में भेजें तो यहाँ पे एक सैटेलाइट एक दिन में एक ही चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, पृथ्वी के साथ घूमती है। ओके, ये आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।